हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वन इज हैलो एल्केन एंड सेकंड इज हैलो अरीन्स। हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा था वो था प्रिपरेशन मेथड। तो हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे। उन प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था हैलो एल्केन के बारे में, और अब हमने हैलो अरीन्स के प्रिपरेशन मेथड शुरू कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने हैलो अरीन्स बनाने के लिए हैलोजनेशन मेथड को यूज़ किया था। दो टाइप का हैलोजनेशन मेथड यूज़ किया था। वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर हैलोजनेशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द साइड चेन हैलोजनेशन। और दो प्रकार से हैलोजनेशन करने के बाद हमने हैलो अरीन्स को प्रिपेयर कर लिया। हैलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड तो हो गए थे, अभी हमको हैलो अरीन्स के प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड रहेगा, हमको हैलो अरीन को बनाना है, और इस हैलो अरीन को बनाने के लिए हम यहाँ पे डायअज़ोनियम सॉल्ट को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? डायअज़ोनियम सॉल्ट को। और इस डायअज़ोनियम सॉल्ट को यूज़ करके हम हैलो अरीन्स को बनाएंगे। मतलब हमको बनाना है ARX, दैट इज कॉल्ड एज हैलो अरीन्स। हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड ये भी ऐड कर सकते हैं, बेंजीन का ऐड कर सकते हैं, बेंजीन। तो ये पूरा बनेगा बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। और इस बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को हम क्या करेंगे? अरील हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले ये जो नाम लिखा है, इस नाम के हिसाब से जाते हैं। सॉल्ट का मतलब होता है जो आयनिक फॉर्म में रहेगा, या तो जो अपना H+N दे के वो उसके जगह वो किसी दूसरे आयन को क्या करेगा? यूज करेगा। तो बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बनाते हैं। ये रहेगा बेंजीन, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर? इस बेंजीन को डायअज़ोनियम है। डाय का मतलब होता है दो, और अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। ये मैंने आपको बताया था। थायो का मतलब होता है सल्फर, और अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। क्लियर? ये 11th में एक बार मैंने आपको बताया था। तो बेंजीन है, डायअज़ो है। डायअज़ो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन होने चाहिए, लेकिन एंड में लगा हुआ है नियम। IOM तब आता है जब उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे दो नाइट्रोजन होने चाहिए, और इस नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होना चाहिए। और इस +1 चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम किसी सॉल्ट को क्या करेंगे? यूज करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो ये बेंजीन है, ये हमारा दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए अजो, दो नाइट्रोजन के लिए डायअज़ो, पॉजिटिव चार्ज के लिए नियम, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए किसी सॉल्ट को यूज करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ HX। ये एसिड है, हाइड्रोजन एसिड। ठीक है, अब इस एसिड पे देखेंगे तो ये क्या करेगा? एक H+N देगा, साथ में X- देगा। तो जब भी कोई एसिड H+N देता है, और H+N देने के बाद जो निगेटिवली चार्ज बचता है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉल्ट। तो इसको बोलेंगे हम लोग सॉल्ट ऑफ HX। क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ HX। तो इस प्रकार का कोई भी एक सॉल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ हम यहाँ पे HX के जगह HCl यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा Cl-। तो यहाँ पे जो सॉल्ट रहेगा वो रहेगा क्लोराइड। तो उसको हम रीड करेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। नॉर्मली हम X-1 यूज करेंगे तो वो सॉल्ट रहेगा, लेकिन X-1 की जगह हम Cl-1 लिखते हैं, तो ये बनेगा क्लोराइड। Br-1 रहेगा तो वो रहेगा ब्रोमाइड। तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, और ये नाम बनेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, या तो ये नाम बनेगा बेंजीन डायअज़ोनियम ब्रोमाइड। क्लियर? अब हम स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे थे। तो ये बेंजीन रिंग है,
इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकालता हूँ और उस हाइड्रोजन के पास N ट्रिपल बॉन्ड N लगाता हूँ। क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे तो इस नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो उसके पास रहेगा लोन पेयर। लेकिन हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका वैलेंसी होता है 3, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बनाया है 4। तो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं N अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H विथ लोन पेयर। क्लियर। नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये चौथा बॉन्ड बना सकता है, लेकिन चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास देखो ये होता है 2s2 और यहाँ पे होता है 2p3, s हैविंग 1 ऑर्बिटल एंड p हैविंग 3 ऑर्बिटल। जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को यूज करने की तो हम देखेंगे तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और p के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने वो बॉन्ड पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है 1, 2 और 3, मतलब ये ऑर्बिटल तो उन्होंने ऑलरेडी यूज कर लिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। अब इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बॉन्ड बना लिए। अब ये 2s का जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो लोन पेयर का काम करेंगे। अब ये नाइट्रोजन जो रहेगा वो एक्सेप्टर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्टर का काम करने के लिए इस नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 2 शेल आते हैं और सेकंड शेल में s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही होता है। तो जितने भी p ऑर्बिटल थे वो सभी के सभी इसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिए हैं। तो इस नाइट्रोजन के पास अब एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, और जब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं रहेगा तो ये जो है ये एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? एक्सेप्टर का काम नहीं करेगा। तो ये डोनर का काम कर सकता है क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहाँ पे है A+1। A+ का मतलब होता है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब ये नाइट्रोजन जो रहेगा वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो ये रहेगा A अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू H और ये बन जाएगा प्लस की वाया, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के टाइम पे नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? A+ को। तो जिसने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर पहले +1 चार्ज था, A+ ने नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं एंड दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज रहेगा माइनस, और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर चार्ज रहेगा प्लस। तो A के ऊपर माइनस और प्लस दोनों है, तो A बन जाएगा न्यूट्रल और नाइट्रोजन बन जाएगा +1। तो जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास लोन पेयर रहेगा विदाउट एनी चार्ज। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाता है और इसीलिए उसके ऊपर चार्ज रहेगा प्लस। सेम कंडीशन यहाँ पे है इस सेंट्रल नाइट्रोजन के साथ। इस सेंट्रल नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर चार्ज होना चाहिए प्लस। क्या होना चाहिए? प्लस। तो इस प्रकार से ये बेंजीन है, ये डायअज़ो है, ये बेंजीन है, ये डायअज़ो है और इसको बोलेंगे बेंजीन डायअज़ोनियम। अब ये जो बेंजीन डायअज़ोनियम है इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सॉल्ट यूज़ किया है। जो सॉल्ट हमने यहाँ पे बनाया था उस सॉल्ट को यहाँ यूज़ किया, तो इसका नाम बन गया बेंजीन, इसका नाम बन गया डायअज़ोनियम और इसके वजह से बन गया सॉल्ट। तो पूरा नाम बन गया बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो ये है हमारा बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। क्लियर? तो जो हमको बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट यूज़ करना है और उसको यूज़ करके अरील हैलाइड बनाना है, तो उस बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अभी ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ मैं, ये बेंजीन है,
इसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी है। यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये रहेगा प्लस चार्ज और ये रहेगा X माइनस। तो ये जो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर +1 चार्ज है, इस +1 चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा है? X-1। इसकी बात करते हैं। तो अब ये दोनों जो है, इसमें से जो नाइट्रोजन है, सेंट्रल नाइट्रोजन, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। तो ये प्लस चार्ज को निकालने के लिए क्या करेगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। और जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक करते हैं तो ये क्या करता है? ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव और इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, और जब दो चार्ज साथ में आते हैं और दोनों अपोजिट चार्ज आते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो ये न्यूट्रल नाइट्रोजन जिसने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास एक लोन पेयर वापस आ जाएगा। अब देखेंगे तो अभी भी इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक +1 चार्ज है, और इस +1 चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम कौन कर रहा है? X-1 कर रहा है। तो ये भी है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, ये भी है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। अब आप बोलोगे सर आपने दो स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करके दिए? इसका रीजन ऐसा है, कुछ बुक्स में इस प्रकार का लिखा जाता है और कुछ बुक्स में स्ट्रक्चर को इस प्रकार से शो किया जाता है। अब स्ट्रक्चर दोनों पॉसिबल है, ये रेजोनेंस में होते हैं और इसीलिए ये इस प्रकार का नेचर यहाँ पे शो करेंगे। तो ये भी है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट, ये भी है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। तो दोनों स्ट्रक्चर वैलिड है। आप दोनों में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को यूज करके इसको हम लोग आगे रिएक्शन को लेके जा सकते हैं। तो ये हमने बनाया है बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को यहाँ पे बना लिया। अब रही बात रिएक्शन की, हमको एरिल हैलाइड प्रिपेयर करने की। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि हमको उसके बारे में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहे उतना ज़्यादा सही रहेगा कि ये रिएक्शन में इसी प्रकार से क्यों बना है। अब हमको बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को यूज़ करके एरिल हैलाइड बनाना है, लेकिन हम पहले देखेंगे कि बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट बनाते कैसे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जो लेसन है नाइट्रोजन कंपाउंड लेसन, उसमें बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन मेथड भी आता है। तो हम पहले देखेंगे कि बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को कैसे बनाते हैं और फिर देखेंगे कि बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को यूज करके एरिल हैलाइड कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने आपको सिंपली इसका एक स्ट्रक्चर बता दिया कि किस प्रकार से ये बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। क्लियर? तो अभी हमको क्या देखना है? बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को बनाना है। इसके लिए हम यहाँ पे जो रिएक्टेंट यूज करते हैं ये बेंजीन रिंग वाला है, और इस बेंजीन रिंग के पास अटैच्ड है NH2 विथ लोन पेयर। देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो उसके पास एक लोन पेयर रहेगा। इसको हम लोग कॉमनली जानते हैं एनिलीन के नाम से। कौन से नाम से? एनिलीन के नाम से। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्लियर? किसके साथ? HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका नाम होना चाहिए नाइट्रस एसिड। HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO2 को बोलेंगे नाइट्रस एसिड। इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा बेंजीन डायअज़ोनियम हैलाइड। या तो हम यहाँ पे क्लोरीन यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्लोराइड। क्लियर? इस प्रकार से तो ये रहेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। और इसका रिएक्शन हम आगे और करते हैं
इन प्रेजेंस ऑफ Cu2X2 और HX के साथ। तो यहाँ पे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये रहेगा बेंजीन रिंग, साथ में रहेगा X। बाय प्रोडक्ट जो रहेगा वो रहेगा N2 और यहाँ पे रहेगा HCl। इस प्रकार से तो ये रिएक्शन इस प्रकार से पूरा होता है। कुछ बुक्स में इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिखा जाता है CuX और HX, और वहाँ से हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? जब हमने हैलाइड्स कंपाउंड पढ़े थे तब हमने देखा था कि कुछ हैलाइड्स कंपाउंड जो होते हैं वो मोनोमरिक फॉर्म में होते हैं। जैसे CuX जो होता है, कॉपर ने X के साथ एक ही बॉन्ड बनाया है। कभी कभी लिखा जाता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं डायमरिक हैलाइड। डायमर फॉर्म में है लेकिन ये मोनोहैलाइड कंपाउंड है। इफ हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं CuX2 तो इसको हम लोग डायहैलाइड बोलेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड के पास 2 हैलोजन एटम्स है। हम इसकी बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल के पास एक ही हैलोजन है, तो ये रहेगा हमारा कॉपर मोनोहैलाइड, लेकिन ये डायमर के फॉर्म में है। जब भी हम लोग बाय 2 या बाय 3 लिखते हैं, बाय 2 लिखेंगे तो उसको बोलेंगे डायमर के फॉर्म में। मैं यहाँ पे बाय 3 लिखूंगा तो ये बन जाएगा ट्राइमर के फॉर्म में, और जब मैं यहाँ पे n नंबर लिखता हूँ तो ये बन जाएगा पॉलीमर जैसे। ठीक है, ये हमने पॉलीमर लेसन में पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से। तो ये है मोनोहैलाइड इन डायमर फॉर्म। अब इस मोनोहैलाइड में देखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Cu2X2। ये भी मोनोहैलाइड है लेकिन डायमर के फॉर्म में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे X रहेगा -1 तो कॉपर रहेगा +1, यहाँ पे भी X रहेगा -1 कॉपर रहेगा +1, 2X का -2 तो 2Cu का +2। इसमें देखेंगे तो एक हैलोजन का -1 और एक कॉपर का रहेगा +2। तो इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो डायहैलाइड कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ये रहेगा +1 और +2 के बीच का डिफरेंस। तो कुछ बुक्स में Cu2X2 को यूज़ किया हुआ है और कुछ बुक्स में Cux को यूज़ किया हुआ है। दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सेम। ये भी यहाँ पे कॉपर +1 वाला ही है। हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो यहाँ पे एक कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पे भी एक कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? +1 रहेगा। क्लियर है? अब इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे हम लोग जनरली जो X यूज़ करते हैं वो या तो क्लोरीन होता है या तो हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। तो या तो हम लोग क्लोरो बेंजीन बनाएंगे या तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रोमो बेंजीन को बनाएंगे। और इस प्रकार से ये रहेगा इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में दिया हुआ है। पहले स्टेप में हमने एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ किया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमको मिला है बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। उसका रिएक्शन हम Cu2X2 के साथ करते हैं या तो Cux के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो हमको मिलेगा हैलोपेंजीन, या इसको बोल सकते हैं कि हमको हैलोअरीन्स मिलेगा। क्लियर? अब देखते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग की बात करते हैं तो बेंजीन रिंग के पास यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और ये रहेगा इस प्रकार से लोन पेयर। साथ में हमने यूज किया हुआ है HNO3। इस HNO3 की बात करते हैं तो 1 हाइड्रोजन इज +1, 1 ऑक्सीजन इज -2, 2 ऑक्सीजन इज -4। राइट साइड मतलब -4 और
1 -3, राइट साइड में गया तो +3, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो +3। तो आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे भी इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही रहेगा। क्लियर है? अब इस रिएक्शन को हमने पूरा किया किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCl। अब देखो HCl भी एसिड है और नाइट्रस एसिड भी एसिड है, लेकिन दो एसिड साथ में एसिड का काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि कौन रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से ये H+ आयन देगा। तो जो वीक एसिड होता है वो क्या करता है? OH- आयन देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शन इस हिसाब से होगा। ये क्लियर है? तो HCl एसिड का काम करेगा और ये HNO2 जो रहेगा वो बेस का काम करेगा। अब ये HCl यहाँ से देगा H+ और Cl-। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से। अब क्या करेगा? ये बेस का काम करेगा तो ये OH- आयन देगा, मतलब ये H+ आयन जो रहेगा वो यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये बनेगा H अटैच टू O अटैच टू H अटैच टू N डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा +1। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन इज एक्ट एज अ डोनर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, एंड दिस हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए एक्सेप्टर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ गया है, और इस +1 चार्ज की वजह से इस ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी कम हो गया है, क्योंकि नॉर्मल वैलेंसी होता है 2 और उसने नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए हैं। तो अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को वो शिफ्ट करेगा। रही बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। इफ सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करते हैं तो ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करना है। इसलिए हमने अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन कर दिया, और अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होने के बाद ये बन जाएगा H अटैच टू O अटैच टू H। पहले था प्लस, अब आएगा माइनस। साथ में यहाँ पे क्या मिला है? N डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा प्लस। क्लियर? इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने किसको रिलीज किया? H2O। अब इस ऑक्सीजन पे एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, और प्लस माइनस जब साथ में आता है तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा न्यूट्रल, और इस प्रकार से हमको H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? अब इस साइड का रिएक्शन तो पूरा हो गया। अब इसकी तरफ ध्यान देते हैं। अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्लियर है? कैसे? N 2s2 और 2p3, S के पास 1 ऑर्बिटल और P के पास 3 ऑर्बिटल। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ये लोन पेयर है और ये इस प्रकार से था। क्लियर? अब ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए थे तो ये सभी के सभी बॉन्ड पेयर थे। तो जब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्ड तोड़ा तो ये अनसिमेट्रिकल तोड़ा, और उस अनसिमेट्रिकल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके गया। तो ये नाइट्रोजन के पास के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया। इसका मतलब इस नाइट्रोजन के पास यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है। तो इस नाइट्रोजन के पास ये एम्प्टी p ऑर्बिटल होने की वजह से ये नाइट्रोजन एक्सेप्टर का काम कर सकता है। हम इस नाइट्रोजन की बात करते हैं जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है, उसमें रहेगा 2s2 और 2p3। S के पास 1 ऑर्बिटल है और P के पास 3 ऑर्बिटल है। क्लियर है? अब इसमें जो S ऑर्बिटल है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और P के पास भी पेयर है क्योंकि ये बॉन्ड पेयर्ड है। तो अब इसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो ये 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर यहाँ से है।
तो इसके पास एक भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन एक्सेप्टर का काम नहीं कर सकता है। तो NO का जो नाइट्रोजन है वो एक्सेप्टर का काम कर सकता है, और बेंजीन रिंग को जो नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ये डोनर का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर है? हाँ, इसके पास भी लोन पेयर है, कौन सा? ये 2s वाला। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसके पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2, कितने हो गए? 8। तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जिसने ऑक्टेट को कंप्लीट किया है। हम इसकी बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। मतलब NO वाला जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन को वो क्या करेगा? पुल करेगा। क्लियर है? तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको बता दिया। क्लियर है? तो अब इसमें जो बॉन्ड होगा, इसमें ये बेंजीन रिंग को जो नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है इट एक्ट एज अ डोनर, और ये NO का जो नाइट्रोजन रहेगा इट एक्ट एज अ एक्सेप्टर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस प्रकार से, बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो एज इट इज है, ये नाइट्रोजन विथ 1 हाइड्रोजन एंड 2nd हाइड्रोजन। तो इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N डबल बॉन्ड O। ठीक है? इसके ऊपर पहले चार्ज कौन सा था? प्लस। एक्सेप्टर का काम किया तो चार्ज आएगा माइनस। ये पहले न्यूट्रल था, डोनर का काम करेगा तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा +1। क्लियर? एक काम करते हैं, चार्ज को डिफरेंट इंक से शो करते हैं। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हैं, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है? तो ये बन जाएगा इस प्रकार से हमारा मॉलिक्यूल। क्लियर? ये हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट नहीं है, अभी भी रिएक्शन बाकी है। अब ये रिएक्शन हमने इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की है। इसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, मतलब हमारे पास एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो हमने एनिलीन से ये नया मॉलिक्यूल बना दिया। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होने की वजह से ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। क्लियर है? अब हम इसकी बात करेंगे। बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, ये 2nd हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये प्लस है। क्लियर? अब क्या हो रहा है कि इस नाइट्रोजन के वैलेंसी 3 है और उसने बॉन्ड 4 बनाए हैं, तो ये अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एक बॉन्ड को तोड़ेगा। तो अब ये चाहता है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड को तोड़े, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसीलिए हमने इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिया। क्लियर? इफ हम ऐसा करेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, तो H बन जाएगा +1 और N बन जाएगा -1। क्लियर? अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है, प्लस माइनस दोनों चार्ज है, और इसीलिए ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है तब उसका लोन पेयर वापस आता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गया। अब क्या हुआ? हाँ, इसके पास भी तो लोन पेयर है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम। हाँ, अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन रिच के पास चले जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ये बन जाएगा O+, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। क्लियर है? ये बॉन्ड हमने तोड़ लिया था। हाँ, हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, लेकिन बॉन्ड बनाए 3, तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर से ये क्या करेगा? एक बॉन्ड को शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, और जब ऐसा ये करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा? दिस वन।
सो यहाँ रहेगा नेगेटिव और ये रहेगा पॉजिटिव। क्लियर। अब ऑक्सीजन पे देखेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में है, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच्ड है, इस ऑक्सीजन के पास अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बॉन्ड कितने बनाए हैं? 2 और एक लोन पेयर है, मतलब 1, 2 और 3 ही ऑर्बिटल यूज किए, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल, p1, p2 और p3 4 ऑर्बिटल होते हैं। ये नाइट्रोजन 3 ही ऑर्बिटल यूज कर रहा है, एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये एक्सेप्टर का काम कर सकता है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था होमो एटॉमिक आर मोर स्टेबल देन हेटेरो एटॉमिक, तो ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे। इसीलिए ये जो नाइट्रोजन है, जिस नाइट्रोजन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इन दोनों के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए, और पॉजिटिव चार्ज जिसके वजह से है वो p ऑर्बिटल एम्प्टी मैंने यहाँ पे लिखा है, जो एम्प्टी है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन इस एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बनाने के टाइम पे ये नाइट्रोजन जो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड है, ये डोनर का काम करेगा, तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, और ये नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच्ड है, इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। क्लियर? नहीं समझा? ये लोन पेयर निकल जाएगा और ये एम्प्टी ऑर्बिटल भर जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार से, बेंजीन रिंग, ये नाइट्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन अटैच टू H, ये प्लस माइनस न्यूट्रल बनेगा और ये नाइट्रोजन प्लस बन गया। कौन सा? बेंजीन रिंग को जो डायरेक्टली अटैच था। क्लियर? अब फिर से वही बात आ गई कि ये बेंजीन रिंग को जो नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है उसने ज़रूरत से ज़्यादा बॉन्ड बनाया है, तो वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा? नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन बन जाएगा माइनस और H बनेगा प्लस। अब क्या हुआ, ये प्लस माइनस बन गया न्यूट्रल और इसका लोन पेयर वापस एज इट इज। अब ये H प्लस आयन इस OH के साथ चला जाएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस। क्लियर है? समझा? अब ये H प्लस आयन इस OH के साथ चला गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। अब ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में, अब यहाँ पे हमने जो एसिड यूज़ किया था उसका H प्लस आयन ही यूज़ किया था, ये Cl माइनस आयन अभी भी बाकी है, लेफ्ट अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। क्लियर? अब ये बेंजीन रिंग वाला नाइट्रोजन लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये नाइट्रोजन इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इफ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये रहेगा बेंजीन रिंग, ये रहेगा N, ट्रिपल बॉन्ड N, ये रहेगा प्लस। ठीक है, मैंने आपको ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन डायअज़ोनियम का ही है, ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन डायअज़ोनियम का ही है, क्योंकि इनिशियली जब मैंने बेंजीन डायअज़ोनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था तब बोला था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है, जिसमें जो नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो उस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो बेंजीन रिंग से दूर है। क्लियर? अब ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव मॉलिक्यूल को स्टेबिलाइज करने का काम कौन करेगा? नेगेटिव।
यहाँ पे भी इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने का काम करेगा नेगेटिव, तो हमको मिलेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पे भी मिलेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रिपेयर कर लिया और ये कौन है, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। क्लियर। तो इस प्रकार से बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड रिएक्शन को हमने पूरा कर लिया है। ओके, तो ये रहेगा हमारा इस रिएक्शन का स्टेप 1। एक बार इसको अच्छे से देख लो। मैंने हर एक बात का रीज़न बताया है कि यही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया और इसी प्रकार से बॉन्ड हमने शिफ्ट क्यों किया। ठीक है, तो उस बात को ध्यान रखना है। ऐसे बातें JEE मेंस और नीट के लिए याद रखना है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने जो बॉन्ड ब्रेक किया है वो कहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे किस एटम के पास कितने ऑर्बिटल है। जैसे बीच बीच में मैं मेंशन करता था कि इन दोनों के पास कितने ऑर्बिटल्स है, कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, कितने फुलफिल्ड है, कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। क्लियर। तो इस प्रकार से इन सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये रिएक्शन जो रहेगा वो पूरा हो जाएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ तक का रिएक्शन देख लिया है, बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड बनाया है। ठीक है, किसको यूज करके, एनिलीन को यूज करके। क्लियर। अब हमारे पास जो बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड है, उस बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड को यूज करके हम यहाँ पे हेलोबेंजीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हेलोबेंजीन को बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है 2 पाथवे बताए। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अब इस मैकेनिज्म के बारे में हमको डिटेल नहीं देखना है, सिर्फ इस बात को याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है इस बात की तरफ कि बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से हेलोबेंजीन बनाने के लिए, हेलोअरीन्स बनाने के लिए ये जो मेथड है, इस मेथड के थ्रू हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मेथड को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म रहेगा। देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास कौन है, बेंजीन रिंग, हम डायज़ोनियम की बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। ये है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर है और ये क्लोरीन इसको स्टेबलाइज कर रहा है। क्लियर। हाँ, अब देखते हैं, मैं इनको मार्क करता हूँ। इसको बोलता हूँ मैं X और इसको बोलता हूँ Y, नहीं, इसको बोलता हूँ मैं A नाइट्रोजन और इसको बोलता हूँ B नाइट्रोजन। क्लियर। अभी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन A और नाइट्रोजन B, ये Na नहीं है, नाइट्रोजन A है। क्लियर। इस नाइट्रोजन A ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक रहेगा लोन पेयर, तो वो बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 8 है। फिर इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, क्योंकि Cl इसके साथ है। तो जब तक Cl माइनस इस डायज़ोनियम के साथ रहेगा तो ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। कैसे, मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इफ वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए हम निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं, या तो निगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल को यूज़ करते हैं। अभी इस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गए तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए निगेटिव चार्ज को यूज़ किया। तो ये पूरा मॉलिक्यूल इसलिए स्टेबल है क्योंकि ये Cl माइनस इसके साथ है। तो इसकी जो नैया है वो Cl के भरोसे है, Cl-1 के भरोसे है कि Cl-1 रहेगा तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। ये Cl- ने इसका साथ छोड़ दिया तो ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल बन जाएगा। अब देखो,
अब इस मॉलिक्यूल ने Cl को बोला कि देखो तुम्हारे ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो तुमको भी किसी पॉजिटिव मॉलिक्यूल की जरूरत है, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे तो हमको भी किसी नेगेटिव चार्ज की जरूरत है। तो दोनों अनस्टेबल है, तो एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज कर लेते हैं। लेकिन इसको दूसरा पार्टनर मिल जाएगा तो ये क्या बोलेगा, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ये बस एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो Cl जो है ये सोच रहा होगा कि चलो मैं तो वैसे भी अनस्टेबल हूँ और मेरे साथ बॉन्ड बनाने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं अकेला ही रहूँगा तो ज़्यादा अनस्टेबल रहूँगा, तो इससे बेटर है कि मैं किसी पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के साथ एग्जिस्ट करता हूँ। क्योंकि मैं किसी पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल के साथ एग्जिस्ट करता हूँ तो उसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ने का चांस होता है। लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, ये बस एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे आयन आयन इंटरेक्शन है, तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक निगेटिवली चार्ज आयन के बीच में इंटरेक्शन है, तो इसको बोलेंगे आयन आयन इंटरेक्शन। जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है वैसे ही आयन आयन इंटरेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। अब हमने इसको सपोज बोल दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाते हैं, डायरेक्ट बॉन्ड बनाते हैं, ये इनडायरेक्ट बॉन्ड है, हम डायरेक्ट तुम्हारे साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, तो क्या ये Cl इसका साथ नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल छोड़ेगा, क्योंकि Cl को पता है यहाँ पे तो डायरेक्ट बॉन्ड है ही नहीं। मतलब ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होने की वजह से इफ इसको कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाता है जो इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, Cl उसके साथ चला जाएगा, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी डेंजर में आएगी। और जब इसकी स्टेबिलिटी डेंजर में आएगी तो ये मॉलिक्यूल टूटेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से N2 मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा जिसमें नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वैसे भी ये नाइट्रोजन जो है जरूरत से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से इस नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ऑलरेडी कम हो गया है, ये नाइट्रोजन अनस्टेबल है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? तो इसका काम समझ में आ गया, इसका रोल है बस इसको स्टेबिलाइज करना। लेकिन ये Cl इसके साथ खुश नहीं है क्योंकि इसने डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाया है, इसलिए ये Cl सर्च कर रहा है कि उसको कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिले जिस मॉलिक्यूल के साथ ये डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड बनाए, इसलिए इसके सर्च में है। और थोड़ी देर के बाद उसका जो सर्च है वो पूरा हो गया और यहाँ पे यूज किया CuX। क्या यूज किया? CuX। अब ये CuX क्या करेगा, यहाँ पे इस CuX में Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, वो जरूरी है क्योंकि उसका यहाँ पे काम आएगा। क्लियर? अब कॉपर जो है वो चाहता है कि वो इस Cl के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये Cl जो रहेगा ये +1 चार्ज नहीं है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहीं पे लिख लिया। क्लियर है? हाँ, ये लिखा हुआ है +1 दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, ये +1 +3 -2 दीज आर ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो ये Cl इसके साथ चला गया तो क्या होगा, ये बन जाएगा Cu, दिस इज X और ये Cl। क्लियर? अब क्या हुआ कि जब ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाएगा तब इस प्रकार के मॉलिक्यूल को बनाने के टाइम पे Cl ने डोनर का काम किया, कॉपर ने एक्सेप्टर का काम किया, इसलिए कॉपर के ऊपर चार्ज आएगा +1। सही है ना? कॉपर के ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। क्लियर है? एक मिनट। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो ये बन जाएगा Cu Cl और X। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, इस कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो ये बनता है कॉपर X और Cl। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +2, क्योंकि Cl के ऊपर -1, X के ऊपर -1, तो वो हो गया -2, और मॉलिक्यूल को न्यूट्रल रखते हैं तो इसका चार्ज कितना आएगा, +2। तो जो कॉपर पहले +1 में था वो कॉपर अब +2 में आएगा, और +1 से +2 में जाने के टाइम पे उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। क्या किया?
एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इनमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट गेन करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ये नाइट्रोजन। इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, जो कॉपर +1 से कॉपर +2 में जाने के टाइम पे जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, उस एक इलेक्ट्रॉन को ये नाइट्रोजन गेन करेगा। और पॉजिटिव चार्ज देखो, Al+1, Al+2, Al न्यूट्रल, Al+3। क्लियर? न्यूट्रल से प्लस में जाना है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। डिफरेंस कितने का है? 3 का, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। +2 से न्यूट्रल बन रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा? गेन करेगा। और यहाँ पे ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज मतलब हमने बोला कि हमने लिखा है Mg+2, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा Mg+1। ठीक है, अब ये Mg+1 हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। जब ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा Mg न्यूट्रल। अब नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये जो नाइट्रोजन है ये बन जाएगा रेडिकल। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से दिस इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब बात करते हैं इस नाइट्रोजन की। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? अब स्टेबल मॉलिक्यूल, क्योंकि जो Cl मॉलिक्यूल इनको स्टेबलाइज कर रहा था वो Cl मॉलिक्यूल इस कॉपर के साथ चला गया। क्यों? क्योंकि कॉपर ने उसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया, और कॉपर ने जब उसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया तो अब ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से N2 मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। अब इस नाइट्रोजन B के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पे जो बेंजीन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ये सिमेट्रिकली तोड़ेंगे। और जब ये सिमेट्रिकली तोड़ेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड सिमेट्रिकली टूटने के बाद ये एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा नाइट्रोजन के पास, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा बेंजीन रिंग के पास। क्लियर हो गया? अब ये बन जाएगा रेडिकल। अब इस नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये बन गया लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब N2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। कौन सा मॉलिक्यूल? N2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब ये कौन है? रेडिकल। इसकी बात करेंगे तो ये रहेगा X अटैच टू Cu अटैच टू Cl। ये X उसके साथ पहले से था, ये Cl उसने डायअज़ोनियम क्लोराइड में से क्या किया था? गेन किया था। क्लियर? अब ऐसा कहा जाता है, ये थोड़ा मानने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके ऐसा कहा जाता है कि ये सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करता है। ये थोड़ा सा मतलब एकदम अलग लगता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है तब ये मतलब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं तो इसमें सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन करता है, और सिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन होने के बाद ये बनता है CuCl, और साथ में बनेगा X रेडिकल। क्लियर? अब ये X रेडिकल क्या करता है? इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा। रेडिकल रेडिकल दोनों बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाने के बाद ये रहेगा बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में ये रेडिकल ने इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाया, और इस प्रकार से हेलो अरेंज को हमने प्रिपेयर किया। क्लियर? तो हेलो अरेन को प्रिपेयर करने के टाइम पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से इस मैकेनिज्म को बोलते हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। यहाँ पे आप Cu2X2 यूज़ करोगे तो भी चलेगा, या CuX यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो ये रहेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से हमने हेलो अरेन्स को बनाया है, हमने हेलो बेंजीन को बनाने का यहाँ पे काम किया है। ठीक है,
तो पहले पार्ट में हमने एनिलीन से बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं वो देखा, और फिर हमने बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से हमने हैलोबेंजीन कैसे बनाते हैं वो देखा था। क्लियर? इसका लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे हम लोग जो हैलोजन यूज करते हैं वो जनरली या तो क्लोरीन होता है या तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये रहेगा यहाँ पे बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड से हैलोअरीन्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे हमने पूरा लिखा है, इस रिएक्शन का जो नाम आता है इसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर? ये फिर से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेसन में आएगा। तो इस प्रकार से हमने इस सैंडमेयर रिएक्शन को, यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन। इस सैंडमेयर रिएक्शन जैसे एक और रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? गैटरमैन रिएक्शन। अब ये जो गैटरमैन रिएक्शन है वो क्या है? ये दोनों रिएक्शन सेम है। कौन से? गैटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन बोथ आर सेम। सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा मैकेनिज्म है वो आता है सैंडमेयर रिएक्शन में। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब गैटरमैन और सैंडमेयर दोनों का मैकेनिज्म सेम है, दोनों में सेकंड स्टेप में डिफरेंस आएगा। गैटरमैन में होता है बेंजीन रिंग अटैच टू NH2, मतलब इसको बोलेंगे एनिलीन। वो तो हमने वहां पे भी यूज किया था, एनिलीन। ठीक है, इसका रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमको मिलेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। क्या मिला? बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। स्टेप 2 में डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे यूज करेंगे कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो हमको मिलेगा बेंजीन रिंग और साथ में यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा X। बाय प्रोडक्ट विल बी सेम एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो गैटरमैन और सैंडमेयर बोथ आर सेम। गैटरमैन में हम यहाँ पे ओनली कॉपर पाउडर को यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे कॉपर के हैलाइड को यूज़ करते हैं। तो ये रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन के बीच का डिफरेंस जो रहेगा वो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इन दोनों में जो रहेगा वो डिफरेंस किस प्रकार से होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था हमारा सैंडमेयर रिएक्शन और ये रहेगा हमारा गैटरमैन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोअरीन्स। तो हैलोअरीन्स के इतने ही प्रिपरेशन मेथड्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हैलोअरीन्स के जो प्रिपरेशन मेथड है यहाँ पे वो एंड हो गए। तो अभी हमने प्रिपरेशन मेथड में हैलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड और हैलोअरीन्स के प्रिपरेशन मेथड, इन दोनों के प्रिपरेशन मेथड्स यहाँ पे एंड कर लिए हैं। तो प्रिपरेशन मेथड का जो सेक्शन है दोनों के लिए, एल्केन और अरीन दोनों के लिए यहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन से हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेसन यही है, टॉपिक नया रहेगा, प्रिपरेशन मेथड का एंड हो गया है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने हैलो एल्केन और हैलो अरीन्स इनके प्रिपरेशन मेथड देख लिए थे। एल्केन के हो गए थे, अरीन्स के बारे में भी पढ़ लिया था। अरीन्स में हमने लास्ट में पढ़ा था बेंजीन डायअज़ोनियम सॉल्ट को यूज करके हैलो अरीन्स को कैसे बनाएंगे। क्लियर? अब प्रिपरेशन मेथड तो हो गया। अब ऑर्गेनिक का जो नेक्स्ट सेशन आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये चैप्टर जब दो पार्ट में है, हैलो एल्केन और हैलो अरीन्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमको उसके हिसाब से ही पढ़ना है। पहले हम लोग हैलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसके? हैलो एल्केन्स के, और उसके बाद हम लोग हैलो अरीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। ठीक है,
स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की, तो जितने भी हैलो एल्कीन्स होते हैं या तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे, या तो लिक्विड स्टेट में रहेंगे, या तो गैसियस स्टेट में रहेंगे। रही बात गैसियस स्टेट की, तो कुछ गिने चुने ही ऐसे हैलाइड्स हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं। जैसे एक आता है फ्लोरोमीथेन, दूसरा आएगा क्लोरोमीथेन, फिर आएगा ब्रोमोमीथेन, फिर आएगा ब्रोमोईथेन, और फिर आएगा फ्लोरोईथेन। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स, ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अप टू कार्बन नंबर 18 जितने भी हैलाइड्स हैं वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और ये ऑयली लिक्विड होते हैं। मतलब लिक्विड जो रहेगा वो थोड़ा सा ऑयली प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। 5 ऐसे हैलाइड्स है, फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन एंड क्लोरोईथेन। ये 5 ऐसे हैलाइड्स है जो गैसीय स्टेट में है। अप टू 18 रिमेनिंग जो रहेंगे वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे। और ऐसे हैलाइड्स जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 18 से ज़्यादा है, ऐसे जो हैलाइड्स रहेंगे ये कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में। अब बात आती है सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी में ऐसा होता है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है ये पोलर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड की। तो ये जो बॉन्ड होता है ये कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड होता है। क्लियर? अब ये बॉन्ड जो है ये स्लाइडली पोलर है, ज़्यादा पोलर नहीं है। जितना पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पोलर सॉल्वेंट में बात करते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में वही मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है जिसमें उसका पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 में से एक बॉन्ड हैलोजन के साथ रहेगा, बाकी के जो बॉन्ड रहेंगे या तो वो हाइड्रोजन के साथ रहेंगे या तो वो कार्बन के साथ रहेंगे। इन दोनों में देखेंगे तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन पुल करेगा, और हैलोजन जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ये बॉन्ड जो रहेगा ये पोलर रहेगा। इफ ये ज़्यादा पोलैरिटी शो करेगा तो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा। इफ यहाँ पे पोलैरिटी शो नहीं करेगा, मतलब ये बॉन्ड भी नॉन पोलर रहेगा तो मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर रहेगा, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहेगा, पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइडली सोल्यूबल। ज़्यादा सोल्यूबल कब? जब पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी तब पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्लाइडली सोल्यूबल है, इसका मतलब इस बॉन्ड का पोलैरिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बॉन्ड का पोलैरिटी कम होना चाहिए। और यहाँ पे पोलैरिटी कम होने की वजह से पोलर सॉल्वेंट में इसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट में नॉर्मली हम लोग किसको यूज़ करते हैं? वाटर को। अब पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। क्लियर? अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे रूल नंबर 1 आता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम ज़्यादा रहेंगे उतना ही उस चेन का लेंथ ज़्यादा रहेगा, और जितना लेंथ ज़्यादा रहेगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। इनके बारे में 11th में बहुत डिटेल में बताया था मैंने कि क्यों बढ़ता है, सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, सरफेस एरिया कैसे कम होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ते हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होता है, और कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो नंबर ऑफ ब्रांचेस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। रही बात रिएक्टिविटी की, तो RI मतलब कार्बन अटैच टू I, कार्बन अटैच टू Br, कार्बन अटैच टू Cl और कार्बन अटैच टू फ्लोरीन। हम इनकी बात करते हैं तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्मॉल है
और बॉन्ड जितना छोटा रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा उतना उसका रिएक्टिविटी कम रहेगा। कार्बन और I के बीच का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, बॉन्ड इजीली टूटेगा, इसलिए उसका रिएक्टिविटी जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो आयोडीनेटेड कंपाउंड का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा और फ्लोरीनेटेड कंपाउंड का रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगा। अब बात आती है पोलैरिटी की। तो पोलैरिटी जो है वो कार्बन हैलोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो हैलोजन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये हैलोजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना पुल करेगा। जितना इस हैलोजन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, या तो जितना इस हैलोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, उतना ही इस कार्बन हैलोजन बॉन्ड का पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा। हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा हम हैलोजन की बात करेंगे तो 4 ही हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हम चारों को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे हिसाब से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा बॉन्ड पुल करेगा और क्लोरीन सबसे कम बॉन्ड पुल करेगा। तो हम कार्बन हैलोजन बॉन्ड का जब पोलैरिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होना चाहिए किसका, कार्बन फ्लोरीन का, और सबसे कम होना चाहिए कार्बन आयोडीन का। सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसका रहेगा, कार्बन, सबसे कम पोलैरिटी रहेगा कार्बन आयोडीन का, और सबसे ज़्यादा होना चाहिए कार्बन फ्लोरीन का। मतलब कार्बन आयोडीन से ज़्यादा रहेगा कार्बन ब्रोमीन, से ज़्यादा होना चाहिए कार्बन क्लोरीन, से ज़्यादा होना चाहिए कार्बन फ्लोरीन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये 2 लोगों ने अपना पोजीशन एक्सचेंज किया है। मतलब ये हमने सोचा था कि फ्लोरीन यहाँ पे होना चाहिए, क्लोरीन यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका रीज़न क्या होना चाहिए? इसका रीज़न ये हो सकता है कि फ्लोरीन जो होता है इसका स्मॉल साइज है, और स्मॉल साइज होने की वजह से जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की कोशिश करेगा उस टाइम पे उस फ्लोरीन के छोटे से शेल में जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की वजह से वो फ्लोरीन उतने स्ट्रांगली वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश नहीं करेगा जितना हमने सोचा था। तो रीजन क्या है, स्मॉल साइज। सेम आया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। जब हम इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ते हैं तो फ्लोरीन जो होता है वो जैसा हम सोचते हैं वैसा नेचर शो नहीं करता है। वहाँ पे भी हमने देखा था उसका रीजन होता है स्मॉल साइज के वजह से। इसलिए पोलैरिटी में इस प्रकार का एक्सचेंज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का पोलैरिटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी जो रहेगा वो वॉल्यूम के हिसाब से जाएगा। चेंज इन मास ज़्यादा रहेगा तो डेंसिटी मास के हिसाब से जाएगा। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब बात करेंगे इनकी कार्बन फ्लोरीन। हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, CH3, CH3, CH3 और CH3। अब मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड एंड मिथाइल फ्लोराइड, हम इन सब की कंपेयर करेंगे तो इन सब में से मिथाइल आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है और मिथाइल फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है। तो मिथाइल फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होने की वजह से उसका डेंसिटी सबसे कम होना चाहिए और मिथाइल आयोडाइड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो मिथाइल मतलब आयोडाइड कंपाउंड और ब्रोमाइड। यहाँ पे मिथाइल एज ए एग्जाम्पल लिया, मैं मिथाइल की जगह यहाँ पे यूज कर सकता हूँ RI, यहाँ पे लिख सकता हूँ RBr, ये बन जाएगा RCl और ये बन जाएगा RF। इनको कंपेयर करते हैं तो सब में R जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कॉमन है, लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन इनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है आयोडीन का, तो उस कंपाउंड का डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा रहेगा। तो डेंसिटी के हिसाब से आयोडीनेटेड कंपाउंड और ब्रोमिनेटेड कंपाउंड का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। ये इतना ज़्यादा रहेगा कि वाटर से भी ज़्यादा रहेगा।
लेकिन फ्लोरिनेटेड कंपाउंड और क्लोरिनेटेड कंपाउंड इनका डेंसिटी जो रहेगा वो कम रहेगा और ये वाटर से भी कम रहेगा, इसलिए लिखा हुआ है फ्लोरिनेटेड एंड क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर लाइटर देन वाटर बट ब्रोमिनेटेड एंड आयोडीनेटेड कंपाउंड्स आर हेवियर देन वाटर। तो ये रहेगा डेंसिटी के बारे में और हैलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं हैलो अरीन्स के, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो किस प्रकार से यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, शो करेंगे। स्टेट की बात करते हैं तो या तो ये लिक्विड स्टेट में रहेंगे या तो ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे। कोई भी एरोमेटिक मतलब हैलो अरीन कंपाउंड गैसीय स्टेट में नहीं है। रही बात सोल्यूबिलिटी की, तो ये हैलो अरीन जो है ये नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर मॉलिक्यूल। डेंसिटी की बात करेंगे तो इनका डेंसिटी जो रहेगा वो वाटर से ज़्यादा रहेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम रहेगा ऑर्थो और सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा मेटा। अब पैरा का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है, तो इसमें देखेंगे तो ये रहेगा हमारा पैरा कंपाउंड, इसमें देखेंगे तो ये रहेगा हमारा मेटा कंपाउंड और इसको हम बोलेंगे ऑर्थो कंपाउंड। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा किसका है, पैरा का। दिस इज पैरा, दिस इज मेटा एंड दिस इज ऑर्थो। क्लियर? पैरा सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि पैरा जो रहेगा ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा? सिमेट्रिकल। और जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के वजह से हम यही बोलते हैं कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उनका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों भी ज़्यादा ही रहेंगे। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट में सबसे ज़्यादा जो रहेगा वो रहेगा ऑर्थो का। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, इधर पुल कर रहे हैं। हम इसमें देखेंगे तो ये इस प्रकार से पुल कर रहे हैं, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है। इसमें देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे तो ये सिमेट्रिकल रहेगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, 0। इसलिए पैरा का सबसे कम है। तो जितना एंगल कम होता है, यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, जितना एंगल कम रहेगा उतना डायपोल मोमेंट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो ये रहेगा हैलो अरीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हैलो एल्केन और हैलो अरीन्स इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देख लिए। क्लियर है? तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैलो एल्केन और हैलो अरीन्स इन दोनों का। ठीक है?